कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं देश के नाम संदेश भाग 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। भाग 1 में हमने देखा कि किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है और उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतवासियों को जो संदेश दिया था उसके बारे में जानकारी दी है। विद्यार्थियों, हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत से अनुसंधान कर देश को प्रगति के पथ में आगे ले जाने का कार्य किया था। वे एक दिन अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए वह एक ईमेल देशवासियों के समक्ष रखते हैं। वह दिन था 19 मई 2005 का। तब वे कहते हैं कि हम भारतवासी कई बार अपनी देश के प्रति जो फर्ज है वह अदा नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता और रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब हमारी ही है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, आदि 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 इतने सारे प्रश्न हम करते रहते हैं। आप कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? यानी हमारी फर्ज हमने अदा की या नहीं की। यदि हम विदेश में जाते हैं तो उस देश के नियम के अनुसार हम अपना बर्ताव करते हैं, लेकिन क्या अपने देश में रह कर के हम इतना अच्छा बर्ताव करते हैं? फिर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी आप मान लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो जैसे आप सिंगापुर के हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ यह महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दी। तब से लेकर आज तक कई बार सिंगापुर का यह हवाई अड्डा दुनिया का श्रेष्ठ हवाई अड्डा बना हुआ है। जो भी सर्वे होते हैं उनमें यह हवाई अड्डा प्रथम नंबर में ही आता है। सिंगापुर दुनिया का श्रेष्ठ हवाई अड्डा अर्थात एयरपोर्ट है। परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया का श्रेष्ठ हवाई अड्डा अर्थात एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको जवाब लिखना होगा सिंगापुर। तो आप वहाँ उतरते हैं। उतरते ही आप अपने नियम आरंभ कर देते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। तो यह नियम का पालन आप वहाँ जाकर के करते हैं, अर्थात हम लोग वहाँ जाकर के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट में उतरते हैं तो स्थिति हम बदल देते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, ईर्ष्या होती है कि वाह कितना अच्छा है, हमारे भारत में इतना अच्छा होता, हमारे इंडिया में इतना अच्छा होता तो कैसा रहता। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते, बड़े इज्जत से अपने टोल टैक्स भुगतान कर देते हैं। जबकि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में आप
साइड वाली जो सड़क होती है वहाँ से धीरे धीरे आप निकाल के ले जाते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं करते। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की है तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? यदि सिंगापुर गए तो कहते कुछ नहीं है, बस जो नियम है उसका पालन करने लगते हैं। तो यह स्थिति हमारे भारत में होनी चाहिए। यहाँ पे अब्दुल कलाम का कहना है कि विदेश में जाकर के, विदेश में जाकर यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं करते। हमारे भारतवर्ष में भी, हमारे अपने देश में भी हमें नियमों का पालन करना चाहिए। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जेहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। तो वो जो नियम है आप दुबई में भी पालन करते हैं। साथ साथ में आप जिहाद का समय होता है मुसलमानों का मुख्य विशेष समय, तो उस समय भी आप अपना सिर ढके बिना बाहर नहीं निकलते। नियमों का पालन पंक्तिबद्ध ढंग से करते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार 55 मील के आसपास या उससे कम रफ्तार में आप गाड़ी चलाते हैं वॉशिंगटन में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो हमने देखा है कि इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोग, बहुत ही भयंकर मार्ग अकस्मात हो जाता है जिससे नियमों का पालन नहीं होता। तो वॉशिंगटन में वॉशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार में हम कार नहीं चलाते। तो यह एक बात है कि आपने दुबई में भी नियमों का पालन किया, सिंगापुर में भी नियमों का पालन किया, वॉशिंगटन में भी नियमों का पालन किया, तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं? हम वहाँ नियमों का पालन करते हैं और पलटकर सिपाही से यह भी हम कदापि वहाँ पर नहीं कहते कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा बाप कौन है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस जब किसी को रोकती है कार वाले को, तो वह बड़ी ऊंची आवाज़ में अपना रौब जमाते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है, आदि आदि बातें करते हुए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। तो यहाँ देखो और भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में
आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, हवा में नहीं उछालते। तो यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि विदेश में चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वह वॉशिंगटन हो, या फिर चाहे वह ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हो, वहाँ हम नियमों का पालन करते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं मारते, यहाँ जापान की भी बात कर दी गई। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, यहाँ हिंदुस्तान में हमने देखा है कि कई लोग जाली प्रमाण पत्र खरीद लेते हैं और उसके साथ ही वह अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ वह डरते नहीं है, लेकिन विदेश में नियमों का पालन होता है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में, यानी प्रत्येक भारतीय के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि नियमों का पालन करो। यहाँ पे डॉक्टर कलाम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में हमें भारत देश में नियमों का पालन अच्छी तरीके से करने की बात करते हैं, अच्छे तरीके से करने को कहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का पालन नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विदेश में जाकर के नियमों का पालन हम भारतीय अच्छी तरीके से करते हैं, बल्कि वो लोग तो कहते हैं कि हम भारतीय बड़े ही नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो जब हमारे भारत देश में आते हैं तो हमारी स्थिति को देख करके वह सहज नहीं रह पाते, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यह भारतीय तो नियमों का पालन हम अपने देश में तो करते ही नहीं है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के एक पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर वह वापस आ जाते हैं। कुत्ते पालते हैं फ्लैटों में, सुबह शाम सड़क पर ले जाते हैं और कुत्ते वहाँ कुदरती हाजत करते हैं, सड़क को बिगाड़ देते हैं। बहुत गंदा लगता है यह सब। और अंततः फिर क्या होता है, वही लोग महानगर पालिका या नगर पालिका आयुक्त को जिम्मेदार मानते हैं, प्रशासन पर दोष मढ़ देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी, महानगर पालिका म्यूनिसिपालिटी का कोई अधिकारी देखता रहेगा कि अलाना या फलाना ने कुत्ता पाला है, वह उसे घुमाने के लिए ले जा रहा है, तुरंत वह महानगर पालिका का अधिकारी एक कटोरा लेके आए और कुत्ते के पूंछ के पीछे रख दे
सफाई कर दे। वह झाड़ू लेकर पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगा देगा। सुनने को गलत लगता है कि भाई कटोरे में कुदरती हाजत कर दे और फिर जमीन में वह गंदगी ना फैले, लेकिन हम यह सब गंदगी चौतरफ फैलाते हैं और फिर महानगर पालिका को उसकी भूमिका वे अच्छी तरह से अदा नहीं करते, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान के कुत्तों के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। कहाँ? अमेरिका और जापान के कुत्ते के मालिक को। अमेरिका और जापान के कुत्ते के मालिक को उनके कुत्तों की गंदगी साफ करनी पड़ती है, साफ करनी पड़ती। गंदगी भी लिख सकते हो, गंदगी भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द हिंदी में चलते हैं विद्यार्थियों। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। हम कहते हैं अब 5 वर्ष तक तुम ही राज चलाओ, हम तो कुछ करेंगे नहीं, बस देश और दुनिया को नुकसान ही पहुंचाएंगे। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे तुम्हें ही उठाने हैं। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी का कागज उठाने तक की भी कोशिश नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि वह बिल्कुल गंदा हो जाए। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़कर चिल्लाते हैं और जब अपने घर में उस परिस्थिति का स्वीकार करने का समय आता है तो हम बदल जाते हैं बहाना। तो देखिए कि हम कहते हैं कि समाज की व्यवस्था ही गलत है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाता है। दहेज की बात करना और स्वयं के परिवार में जब वह परिस्थिति आए उसका स्वीकार करना, यह बड़ी बात है। विद्यार्थियों, मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें लेखक पूरे जीवन भर दहेज के खिलाफ बोलता रहता था, लेकिन जब उसके बेटे की शादी होने वाली थी तो लेखक की पत्नी ने उस समय उसके लड़के के ससुराल वालों से कुछ सोना चांदी की मांग कर ली होगी। इस समय उनके समधी ने 500 ग्राम चांदी का एक जूता बना के दे दिया था। लेखक ने सहर्ष वह जूता स्वीकार किया, कहा कि अब मैं इस जूते को अपने टेबल के ऊपर ही रखूँगा ताकि पूरी दुनिया देखे कि किस प्रकार मैंने स्वयं दहेज के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन मैं स्वयं उसका स्वीकार नहीं कर सका। परोक्ष रूप से मुझे दहेज में शामिल होना पड़ा। विद्यार्थियों, हमारे भारतीय लोगों में दहेज की परंपरा काफ़ी देखी गई है जो गलत है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? यह व्यवस्था है किसकी?
आप आसानी से कह ले देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और अन्य सरकार, लेकिन आप कतई नहीं। कुछ बच्चे कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, और जब खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ जाएगा, वहां बेरोजगारी भी हो जाएगी तो आप वहां से भी भाग जाएंगे, और फिर वहां से भाग न पाए तो भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह उन्हें बचा करके ले आए। इंग्लैंड से आप खाड़ी चले जाएंगे, अरब कंट्री चले जाएंगे, वहाँ कोई देश में मुश्किल हुई तो हम हिंदुस्तान से अपील करेंगे, विनंती करेंगे कि हमें बचाओ, हम बुरी तरह से फंस गए हैं। यदि भारत सरकार ने देरी की तो भारत सरकार पर आरोप लगाएंगे कि वह हमें नहीं बचा रहे हैं। हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में सोचता ही नहीं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई में संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल कीजिए। तो देखो किस प्रकार हमारा रवैया है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ किरण पत्र में पूरी जानकारी अपने मित्र हर्ष को दे रहा है। विद्यार्थियों, पाठ क्रमांक 4 देश के नाम संदेश, इसका भाग 2 मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। भाग 3 में इस पाठ का स्वाध्याय लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।